मेरे ख्याल से आपकी कॉफ़ी में ना कुछ एक्स्ट्रा मिला के देते हैं। दम का पानी। पाकिस्तान के सारे मैच अच्छे हुए। बड़े अरसे के बाद हमने जनूबी कोरिया को इतने गोलों से हराया। बहाना था उनके पास कि भाई किसी तरह अपनी जान छुड़ा लें। इस तरह के वाकयात इंटरनेशनल एविएशन में हर जगह के ऊपर होते हैं, टेक्निकल चीजें होती रहती हैं। बिल रेस्टोरेंट का है, जो सेल रिसीट है वो डायरेक्टली रियल टाइम कनेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और आपका फेवरेट प्रोग्राम दुनिया बोल है। आपकी मेज़बान सोनिया सुंदस और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल करीम। और अगर आप गेस कर रहे हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आती है तो शायर किससे माजरत के साथ ये एनर्जी कहाँ से आती है, देखो यहाँ से आती है। मतलब कि मेरे ख्याल से आपकी कॉफ़ी में ना कुछ एक्स्ट्रा मिला के देते हैं। दम का पानी। ओके चलें, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। तो जनाब आली, आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे बदमिजाज रहें तब रहने की बेहतरीन जगह कहाँ है? अपनी हुदूद में। तो भाई कोशिश करें अपने मिजाज को ऐसा बनाए रखें कि आप लोगों के दिल जीत लें। बिल्कुल ऐसी, और इस अच्छी बात के साथ ही सीधा चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की सिफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर कौमी तराने पर बैठे रहे। हरकत सिफारती आदाब के बरखिलाफ है। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मामला कितना संगीन, होगी आज बात। बाकमाल PIA की लाजवाब सर्विस के सोशल मीडिया पर एक मरतबा फिर खूब चर्चे हैं। पेशावर जाने वाली मुसाफिरों को लेकर जाने वाली फ़्लाइट कराची उतारने की जो वीडियो है वो वायरल है। गिलगित बल्तिस्तान से बगैर सामान इस्लामाबाद पहुंचाने वाले मुसाफिर सर पकड़ के बैठ गए। फर्स्ट क्लास टिकट पर इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वालों की भी दुहाइयाँ, शिकायतों का अंबार लगा पड़ा है। कौमी हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ना जीत पाई, कौम के दिल जीत लिए। तीसरी पोजीशन के मैच में भी लाजवाब खेल, जनूबी कोरिया को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। ट्रॉफी इस बार भी भारत की रही। और एनिमेशन के जरिए भट्टे पर मजदूरों की जो हालत इज़ार दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश, 20 साला नौजवान ने मजलूमों की आवाज़ बनने की ठान ली। नौजवान फिल्म मेकर अवैस शौकत से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो तमाम तर पाकिस्तानी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बाय द वे, मैंने ये तमाम तर पाकिस्तानियों इसलिए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी नेशनल एंथम का जो रिस्पेक्ट है नॉट ओनली इन आवर कंट्री, लेकिन कहीं भी हम देखते हैं कि कोई क्रिकेट मैच हो और दो ममालिक खेल रहे हों, उनका नेशनल एंथम बजाया जाता है तो पूरा स्टेडियम, चाहे वो टीम ए को सपोर्ट कर रहा हो और टीम बी को सपोर्ट कर रहा हो, वो इस वक्त जो रिस्पेक्ट में है वो खड़ा होता है। लेकिन कल क्या हुआ? कल एक बहुत ही अजीब अनोखा वाक़या ऐसे हुआ कि अफगान कौंसलेट के अहदेदारों ने बदतहजीबी की आला मिसाल कायम की है। सिफारती उसूलों की उन्होंने संगीन खिलाफ वर्जी की है। कल आपको पता है 12 रबीउल अव्वल था, तो पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान अफगान कौंसल जनरल थे मोहिबुल्लाह शाकिर। जिस वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना बजना शुरू हुआ तो वो इस पर बैठे रहे। ये हरकत जो है ये सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ है। अब इस पे हुआ क्या है? इस पे हुआ ये कि कल रात अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके इस पे शदीद एहतजाज किया गया है। अच्छा, अब इस पे दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि तराने में मौसीकी का अंसर शामिल होता है और इन्हें ये कबूल नहीं है, इसलिए ये खड़े नहीं हुए। तो इस पर, लेकिन यू आर अ डिप्लोमेट ऑफ अ कंट्री, तो अब इस पे बात कर लेते हैं। ब्यूरो हेड पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ज़रा बताइए, कल आपने ये भी देखा और मैं देख रहा था कि कल आप भी अपने फेसबुक पे ये पोस्ट कर रहे थे। अब ये जो हुआ है कल अफगान हुक्काम की जानिब से, एक तो सिफारती आदाब की खुली खिलाफ वर्जी हुई है, और सिर्फ ये सिफारती आदाब नहीं, ये कोई और दूसरा मुल्क नहीं है, ये वो मुल्क है जिनकी हमने एक नहीं दो नहीं कई साल मेहमान नवाजी की है। इन पे कोई उफ्ताद आन पड़ी, इनकी इमदाद के लिए पाकिस्तान सबसे आगे आगे रहा। इलाज मुआलजे की गर्ज से लेके खाने पीने के तमाम तर मामला तक पाकिस्तान इनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब उस तरफ से ऐसी चीज़ आना, और कल तो इंतहा हो गई ना, तो कल के इस वाक़े पे आपके पास क्या इत्तलात है, क्यों इन्होंने ऐसा किया?
बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंतहाई गैर मौजूद किस्म की हरकत है और सफारती आदाब की भी खिलाफ वर्जी है। अब एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काबुल में अगर तालिबान की हुकूमत इंस्टॉल कर दी गई, हम इसको इंस्टॉल एक उसके इत्तेहादियों की मेहरबानी है कि जिन लोगों के खिलाफ सडन जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने अफगान अवाम पे इनको मुसलत कर दिया। और अब भी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 10 से 15 या 20% लोगों के नुमाइंदा हुकूमत है। और जो कुछ इन्होंने कल किया, मेरे ख्याल में ये जस्टिफिकेशन उनकी अपनी जगह पे कि शायद इस कौमी तराने के अंदर अगर म्यूजिक ना होता और कोई बच्चे पढ़ रहे होते तो हम जरूर उसकी ताजीम में खड़े होते, लेकिन अब रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इनको दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना होगा। दूसरा देखिए, आपने जो POR कार्ड की बात की, देखिए एक तरफ तो इस्लामी इमारत अपने आप को एक इस्लामी हुकूमत कहती है, उनके जो लीडरशिप है वो अपने आप को इस्लाम के सही नंबरदार कहते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा दुनिया में इमदाद लेने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है अफगानिस्तान, अमेरिका से। तो 1.93 बिलियन डॉलर इसको सालाना मिलते हैं मुख्तलिफ जो है इमदादी मद के अंदर, सिर्फ अमेरिका से, इसराइल और यूक्रेन के बाद। तो अब सोचने वाली बात ये कि एक तरफ इस्लामी रियासत है, वो कुफार के खिलाफ लड़ रही है और वो इस्लामी शुआर की प्रचार कर रही है, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा इमदाद देने वाले भी वो लोग हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को फिर मिसकैलकुलेशन हुई है। हमारा ये ख्याल था कि शायद काबुल के अंदर अगर इनकी हुकूमत आएगी तालिबान की तो ये पाकिस्तान फ्रेंडली होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आए रोज पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमले, दहशतगर्दों की पेट्रोनाइजेशन और ये तमाम उमूर ऐसे हैं। और साथ अगर देखें तो ट्रेड के जो मामला है वो भी काफी ज्यादा समझ लें कि इंतहाई मखदूर होते जा रहे। उनकी हमेशा ही कोशिश रही है कि वो पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी वो अंडरमाइन करते हैं। उनके साथ भी इस किस्म के रवैये जो है अफगानिस्तान के अंदर होते रहते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। उसकी वजूहत मेरे ख्याल में इनकी अपनी है, क्योंकि एक तो ये वो पुराने नैरेटिव पे चल रहे हैं कि शायद ये जो बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन, ये बॉर्डर नहीं है, हम पाकिस्तान की उस तरफ भी इसी तरह जा सकते हैं जैसे पहले जाते आते रहे। तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ इशूज हैं। दूसरा, इनके अपने इंटरेस्ट है, और जो हॉस्टाइल कुव्वतें हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है, जो कि चीन के दुश्मन है, जो कि इस खिते के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, उनकी ये कोशिश है कि अफगानिस्तान को एक बार फिर एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो बाकी यहाँ पे मामला हो रहे हैं, उनको जो है वो काउंटर किया जाए। अब इसमें करीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सिर्फ लोकल फैक्टर्स नहीं है, इसमें फॉरेन फैक्टर्स भी है, क्योंकि खिता पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट जगह पे है और जोग्राफियाई लिहाज से अमेरिका के लिए बड़ा अहम है, हिंदुस्तान के लिए बड़ा अहम है, ईस्ट के लिए बड़ा अहम है, डेवलप कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो किसी को एक आंख नहीं बाती। तो देखिए, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। ये अफगानिस्तान आइसोलेशन में ये हरकतें नहीं कर रहा। तो अभी हमने देखना होगा हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को कि आपने किस तरीके से इस पॉलिसी को अपना जो है वो आगे लेके चलना है, क्योंकि जाहिर बात है अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी मुल्क भी है। तो हमने ये तमाम जो गलतफहमियां हैं इनको भी दूर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आप वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर्स के ऊपर लड़ नहीं सकते। और इस बॉर्डर पे भी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा हो रहे हैं। कलअदम तहरीक तालिबान है, अलकायदा है, या दूसरे ISK के दहशतगर्द है, वो आते हैं बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, ये मामला खराब किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जो है वो सोच विचार की बात है कि इस मामले को कैसे टेक्निकली हैंडल किया जाए। बिल्कुल। वज़ीर आला अमीन अली गंडापुर जो है वो अफ़गान हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अफ़गान काउंसिल जो है जनरल महबूबुल्लाह शाकिर की इस तरह के इक़दामात, और अब पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान नाज़िम अमूर को जो है वो दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। मुस्तक़बिल में कैसे देखते हैं आप इन इक़दामात को? ये मेरे ख्याल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या जो है वो डायरेक्ट किसी मुल्क के साथ हम कह सकते हैं खैर सगाली के ताल्लुकात तो रख सकता है, लेकिन किसी भी किस्म के ट्रेड के मामलात हों, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हों, या दो मुल्कों के दो तरफा मामलात हों, मेरे ख्याल में उसके हवाले से एक बिल्कुल पॉलिसी वाज़ेह है कि हमारा फॉरेन ऑफिस है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने दूसरे ममालिक से बातचीत करनी है। उसमें मतलब सुबह मुख्तार नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर बाकी
ये एक जस्टिफिकेशन वज़ीर आला की ज़रूर है कि जनाब क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, बॉर्डर ट्रेड के मामलात हैं, लाइन ऑर्डर के इशूज़ भी सूबा डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, कबायली इलाके अब सूबे का हिस्सा है। इस लिहाज से उन्होंने जाके बात ज़रूर की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टंट के अलावा ये चीज़ मुझे कोई ज़्यादा मतलब वायबल और प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर बातचीत होगी तो दो ममालिक के दरमियान होगी, सफारती ताल्लुकात होंगे तो तब, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे अभी तक सफारती ताल्लुकात भी इस लिहाज से नहीं है काबुल हुकूमत के साथ, ना जो है वो बाकायदा उनको तस्लीम किया गया है किसी भी मुल्क की जानिब से। तो इन चीज़ों को देखना होगा। हाँ, वज़ीर आला साहब का अगर अपना एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो एक कहते हैं ना वो अपना पॉलिटिकल स्टंट जाहिर भाई वो करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द जब इस तरह की चीज़ आती है तो फिर हमें अपनी तमाम तर सियासी जो चीज़ें वो बाला ताक रखनी चाहिए कि पाकिस्तान मुकद्दम है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ में। और ब्रेक पे जाने से कबल सिर्फ ये चीज़ कि अफ़गानिस्तान ने कोई इस तरह पहली बार ये जिसको सिफारती आप कहते हैं आदाब की खिलाफ वर्जी नहीं की, इससे पहले भी चीज़ें होती रही हैं। इट्स हाई टाइम कि हम इनसे ना सिर्फ एहतजाज करें बल्कि इनको समझाएं भी कि वी हैव बीन इन योर ट्रबल टाइम्स विथ यू, तो फिर इस तरह की जो हरकतें हैं वो खित्ते के लिए भी अच्छी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मगर आपने जाना नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दुनिया बोल है को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आजकल हॉकी से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप तो स्पोर्ट्स में माशाल्लाह इतना इन रहते हैं, किसी को क्या ही खबर होगी जो आपको खबर आती होगी। नहीं है, बाकी लोग पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। ऑल्दो कि हम कह सकते हैं कि कौमी खेल हमारा है, लेकिन इस पे पड़ोसी मुल्क राज कर रहा है, एंड राइटली सो, क्योंकि उन्होंने अपना गेम बहुत बेहतर किया है। तो भारत ने कल चाइना को शिकस्त दी, 5वीं मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना ने बहुत ज़बरदस्त खेला और मैच के 51वें मिनट में फिर भारत की जानिब से एक जो गोल हुआ जो 1-0 से इख्तिताम हुआ, तो चाइना ने अच्छा होल्ड किया, बट इंडिया वन। लेकिन जब पाकिस्तान ने इससे पहले जो मैच खेला था तीसरी पोजीशन के लिए, साउथ कोरिया को उन्होंने शिकस्त दे दी है और 8 साल बाद फाइनली कोई एक तमगा तो आया ना हमें, तो ये एक अच्छा साल देखें साबित हो रहा है। इससे पहले जेवलिन में गोल्ड मेडल, फिर पैरालंपिक्स और अब हॉकी। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अजलान शाह में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और कल का जो मैच हुआ 5 गोल पाकिस्तान ने किए जो है, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने गेम पेश किया। तो इसी पे अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कल का मैच सारा कैसे हुआ। और आज लाजमी तौर पे मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हॉकी जो अपलिफ्ट हो रही है उसको मज़ीद सहारे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। साबिक हॉकी ओलंपियन द फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको भी, पाकिस्तान के पास एक मेडल आया है और साउथ कोरिया को हमने हराया तीसरी पोजीशन के लिए। बहुत अच्छा कल हम मैच खेले, और पहले तो आप बताइए कि मैच आपने देखा, कैसा मैच रहा और सारी चीज़ें। इंट्रो में बता रहे थे कि काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम अच्छा खेल रही है। जैसे अजलान शाह में था, वो एक इतना रिकग्नाइज्ड टूर्नामेंट नहीं था, ये ऑफिशियल FIH के अंडर हुआ। ये इसमें पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी है। जो चीन से हम हारे तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम क्यों हारे, क्योंकि उससे 3 दिन पहले हमने उनको 5-1 से हराया था। लेकिन चीन ने कल प्रूव किया, मैंने मैच देखा, कि उसने भारत जैसी टीम को भी बड़ा टफ टाइम दिया और उनकी कोशिश यही थी कि पेनल्टी स्ट्रोक्स पे लेके जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। तो ओवरऑल पाकिस्तान के सारे मैच अच्छे हुए, जिसको कहते हैं बेहतरीन। और कल का जो फिनिशिंग हुई उसकी ख़ास तौर पे जनूबी कोरिया के साथ, वो तो एक मॉरलेस थी। 5-2 बड़े अरसे के बाद हमने जनूबी कोरिया को इतने गोलों से हराया। इसी के खिलाफ हम पूल मैच में 2-2 से ड्रा रहे। तो वेरी वेल डन बॉयज़, और मैं सारा क्रेडिट खिलाड़ियों को देता हूँ, ऑफिशियल्स को बिल्कुल नहीं देता। अच्छा, इन ऑफिशियल्स में खैर हम इस पे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल समी साहब मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि हमारा जो बाकी सारे मामला अपनी जगह, हमारे पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन था वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहा, बिल्कुल कुछ सिली मिस्टेक्स भी किए। और फिर ताहिर जमान जो कोच हमारे, उनका तो एक बयान ये भी था कि मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलें,
क्योंकि जितनी ज़्यादा फास्ट हॉकी हो गई, जितने स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, येलो और ग्रीन कार्ड देर इंग्लिश में दे आर ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। तो हमने ये पेनल्टी कॉर्नर वाली बात मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि एक ज़माना था सोहेल अब्बास वाला, खैर हम बार बार तो वो इस शख्स को वापस नहीं ला सकते, हम वहाँ पे कहाँ लूज़ कर रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन पे, क्या गलती हो रही है हमसे? इस वक्त अगर टीम में देखें तो दो मतलब मेजर जिसको कहते हैं ड्रॉबैक्स हैं, मैं उर्दू में खामी तो नहीं कहूँगा। एक तो गोलकीपिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं हो रही, डीप डिफेंडर जो हैं हमारे क्लियरेंस सही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम हर मैच में गोल कंसीव कर रहे हैं, इसको बेहतर करना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने कहा पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी जो स्ट्रोक्स हम पुराने ज़माने में कहते थे प्ले ऑफ, वो भी अच्छा करना चाहिए। अगर कोई भी टीम पेनल्टी कॉर्नर में अच्छी हो जाए और 5 में से 1 गोल भी करे तो वो भी एक जिसे कहते हैं एडिशनल एक्सपोर्ट है। तो इस पे ताहिर ज़मान को ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे पास खिलाड़ी हैं, हमारे पास जो पाकिस्तान का कप्तान अमनाद है वो बड़ा अच्छा स्ट्राइक करता है, लेकिन क्योंकि दुनिया की गोलकीपिंग इतनी अच्छी हो गई कि हमें वेरिएशन करनी चाहिए। पहले ये था कि स्ट्रेट आप सोहेल अब्बास भी ड्रैग करता था और सीधा गोल में डालता था। अब सारी टीमें ये देखती कि डायरेक्ट जो है वो हार्डली कोई 10 में से 1 गोल होता है, इनडायरेक्ट ज़्यादा गोल होते हैं। तो अगले टूर्नामेंट में गो के 2 साल के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा, फिर एशियन गेम्स, तो उसको देखना चाहिए। लेकिन जूनियर अभी इस साल जो उनकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस चीज़ पे ट्रेन किया जाए और मिडिल डिफेंस को और बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समी साहब, कोच ताहिर ज़मान की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि उनको लंबे अरसे तक ये बरकरार रखना चाहिए कोचिंग वगैरह? जी बिल्कुल, आप सही फरमाइए, क्योंकि ताहिर ज़मान ऑफिशियल जो FIH का क्वालिफाइड कोच है, तो उसको 1 साल तो कम से कम देना चाहिए ताकि पता चले कि क्या गेम में इम्प्रूवमेंट हो रही है। लोग हमारे कहते हैं कि ये पहले भी रहा, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन दिन ब दिन आदमी मेच्योर होता जा रहा है और वो अच्छा करता है। इस टूर्नामेंट में तो उसकी खास स्किल पता नहीं चली, क्योंकि मैच टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले उसको नॉमिनेट किया गया। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि बाहर से ट्रेनर मंगाएं, वीडियो एनालिस्ट मंगाएं, लेकिन कोच ताहिर ज़मान और इसके साथ की एज की जो भी हैं खिलाड़ी, उनको रखा जाए ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो खिलाड़ियों में और कोच में, और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डिस्कशन हो कि हमने इस मैच में ये किया तो अगले मैच में हम क्या कर सकते हैं। और समी साहब, इस पे ये मुझे बताएं कि बहुत सारे नाम उभर के सामने आए, उनमें एक नाम तो हन्नान का है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। इस टीम में आपको और कौन से ऐसे स्टार्स नज़र आए जिन पे काम किया जाए तो थिंग्स कैन गेट बेटर देन दिस? देखिए, ये मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ, इन खिलाड़ियों जितने भी टीम खेल रही है इस वक्त, ये ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले 5 सालों से खेल रही है, लेकिन इस साल जो है और इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। इन खिलाड़ियों में फॉरवर्ड लाइन तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बैक जो हमारे बैक डिफेंस है वो भी अच्छा है, गोलकीपिंग में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए, स्कोरर हमारे पास है। सिर्फ इन खिलाड़ियों को मेंटली और फिजिकल ग्रूमिंग चाहिए, इनको बताना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है फिटनेस की और क्या इम्पोर्टेंस है हर मैच की। मैं कहता हूं कि अगर 1 साल भी इन पर मेहनत की जाए तो ये कभी उम्मीद है कि यही टीम, पाकिस्तान की हॉकी टीम, दुनिया में पहले 10 में और 8 में आ सकती है। खिलाड़ी क्योंकि बड़े जज्बाती मैं देखता हूँ, खिलाड़ी खुद ब खुद ही किए जा रहे हैं पिछले 1 साल से। तो अगर इनको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सपोर्ट मिले और फिर अच्छा कोच हो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और इन्हीं में से 5-6 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास बन सकते। बिल्कुल। वैसे समी साहब, पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो है हॉकी, लेकिन राज जो है इसके ऊपर वो हिंदुस्तान का है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिन पे इम्प्लीमेंटेशन ना करने की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं? क्यों हिंदुस्तान हमसे आगे है जबकि हमारा कौमी खेल है, हमें इसके ऊपर जो है वो होल्ड होना चाहिए? कहाँ पे सपोर्ट कम है? क्या चीज़ आप कहाँ कमी देखते हैं? सबसे पहले तो जो इसको प्रोडिसाइज किया गया सारी फेडरेशंस को, लेकिन जो हॉकी नहीं जानता उसको प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना दिया गया। एक तो बड़ी ख़राबी ये है कि उसको समझते समझते 1 साल गुजर जाता है। इन द मीन टाइम जो दूसरे लोग हैं, जो पैराशूटर्स हैं, वो उसमें घुस जाते हैं और वो आके काम ख़राब कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, तो वो होना चाहिए कोई ऐसा बुरदबार किस्म का प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू कोई भी अपना प्लान दे 2 साल का, तो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करे। तीसरा मैं देखता हूँ कि जो महकमों की डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट है वो ख़त्म हो गई।
इसको फिर रिवाइव किया जाए, खिलाड़ी को ये पता हो कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अभी हम देखें कि 3 खिलाड़ी बाहर पोलैंड में लीग खेल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम से खेलने से इनकार कर दिया, जिस पे इन्होंने बैन भी लगा दिया। हालांकि उनका पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल पहले था। उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए था कि उनको कहते कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट ना करें, हम आपको पैसे देंगे। तो ये चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज करने वाली हैं, और उसके साथ हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे ठीक करना चाहिए। अब भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वही है जो अर्ली 70s में हमारा था अप टिल 94। उन्होंने उनका सर्च कमेटी है, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ प्रोविंसेस से खिलाड़ी सेलेक्ट करती है, और फिर उनको चंडीगढ़ में आके वो पढ़ाते भी हैं और ट्रेन भी करते हैं। हर साल मिसाल के तौर पे अगर वो 100 खिलाड़ी लेते हैं तो 100 में से ऑलमोस्ट 15 खिलाड़ी इस काबिल होते हैं कि वो इंडियन टीम में शमूलियत कर सकें। और इस किस्म के करते करते उन्होंने नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ा दी। फिर उनको प्राइवेट इंटरप्राइजेस की भी सपोर्ट है, फेडरेशन में लोग अच्छे हैं, कोचेज उनके अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें करके पिछले 15 सालों में उनकी परफॉर्मेंस देखें, कमाल वाली बात है कि वो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम जैसी टीमों को वो कभी हरा देते हैं और कभी हारते भी हैं, तो 1 आध गोल से हार। ये सब चीज़ें कर लें तो हमारा अभी भी कौमी फील्ड वापस आ सकता है। समी साहब, आपने बात की, एक तो ये जो पॉलिटिसाइज चीज़ें हो जाती हैं, ये पाकिस्तान के हर इदारे का एक इशू है कि स्पोर्ट्स में आप ये चीज़ कर देते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जब आप सपोर्ट की बात करते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई सपोर्ट क्या है फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए एक ले मैन को ना सिर्फ ये पता है कि क्योंकि हॉकी डाउन जा रही है, लोग लड़कों के पास सपोर्ट नहीं है। नाउ पीपल वांट्स टू नो, ये सपोर्ट से जब आप लोग सीनियर लोग जब बात करते हैं, इस सपोर्ट से फाइनेंशियल सपोर्ट मुराद है, इस सपोर्ट से उनकी कोचिंग, इस सपोर्ट से उनकी क्या चीज़ें हैं? और आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। हमने अपना वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो छोड़ दिया, जिसमें प्लेयर की एजुकेशन भी शामिल है, उसकी ट्रेनिंग भी शामिल है, और भारत ने अडॉप्ट कर लिया और आज वो कामयाब है और हम फारिग? एक तो जैसे मैंने कहा ना कि स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नॉमिनेट करने चाहिए अच्छे लोग जो हॉकी को जानते हों, और वो हॉकी का प्रोग्राम बनाएं, खिलाड़ियों को पता हो कि ये आदमी कुछ कर पाएगा। यहाँ तो ये है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से अभी देख लें आप, इस टूर्नामेंट में देख लें कि उधार की टिकटें लेके गए हैं, तो कितना बड़ा एक सेटबैक है, खिलाड़ियों पे कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ होगा। एक तो इसको ठीक करना चाहिए। फिर खिलाड़ियों को ये पता हो कि हमें जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें अच्छी खुराक मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी, और जो कोच है वो सब कुछ जानता होगा, मैनेजर सब कुछ जानता होगा, जो अच्छा खिलाड़ी होगा या ना भी हो तो क्वालिफाइड होगा जो उनको बताएगा। फिर जैसे मैंने भारत की मिसाल दी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जब लोकल टूर्नामेंट होते हैं तो यहाँ हमारी फेडरेशन उसको भी पोलिटिसाइज कर देती है, अपने जो उनके खास आदमी हैं उनको टेक्निकल डेलीगेट लगा देती है, टूर्नामेंट डायरेक्टर लगा देती है, अंपायर जो है 10 चाहिए तो 20 लगा देती है, अपने मनपसंद जो अंपायर है उनको क्वालिफाई करा देती है ताकि उनको अच्छे पैसे मिलें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, ईमानदारी के साथ सोचे, और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में हॉकी को रिवाइव किया जाए। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में 440 क्लब रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 40 एक्टिव हैं, तो हम उस 40 में से 20 को सपोर्ट करें पहले, जो बाकी जिसके मोस्ट एक्टिव, उनको इक्विपमेंट भी दें, उनको गोलकीपिंग का सामान भी दें, उनको गेंदे भी दें, और उनके जो कोच है उनको पैसे दें। लेकिन ये सब तब होगा जब ऊपर अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग हों, जो गवर्नमेंट को प्रपोजल दें, तो ये सारे पैसे बिल्कुल थ्रू होने चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के, ताकि कोई एलिगेशन न रहे, तभी ठीक हो सकती है पाकिस्तान की हॉकी टीम। और मुझे उम्मीद है कि 4 सालों में हम पहले 10 में और 8 में आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स का भी फिर कुछ हम कर सकें। बहुत शुक्रिया, ओलंपियन समीला साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो फाइनली कुछ स्पोर्ट्स से अच्छी खबर और वो ये कि पाकिस्तान ने कल जो होने वाला 3रे नंबर का मुकाबला था साउथ कोरिया से, वो जीत लिया है। सो वेल डन टीम पाकिस्तान, और आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान टीम आएगी तो विल ट्राई टू यस बिल्कुल। वैसे तो पाकिस्तान हॉकी जैसी चल रही थी वैसे सारी टीम ही तगड़ी थी। खैर एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। अब कुछ कर लेते हैं सियासी बातें। सियासत की जो कशमकश चल रही है, मुल्क में सियासी कशमकश जारी है। अब की बार आईन में होने वाली नई तरमीम की कोशिशों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन की जमातें, मुलाकातें, बयानात और रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। एब्सोल्युटली। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार आज सुबह सुबह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि देखें, थाने जाते हैं हम, कच्चा पर्चा कटवा देते हैं। ये कच्चा ड्राफ्ट जो है पहली मरतबा सुना है मैंने। आपने इससे पहले ये कच्चा ड्राफ्ट लफ्ज़ सुना था? क्या पार्लियामान में इसी तरह होता है, पहले कोई कच्चा ड्राफ्ट आता है और आता भी है? मेरे ख्याल में इसीलिए आखिर में मुझे भी मजबूर होकर ये कहना पड़ा था कि मेरे ख्याल में एक आईनी तरमीम बहुत अहम तरमीम होती है और एक जो कानून साजी आम है उसके मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ होती है और उसके लिए थोड़ी सी होमवर्क की तैयारी की ज़रूरत होती है और लोगों को रीच आउट करना, आपको तमाम जमातों के पास पहुंचना है अलग अलग और उन्हें कायल करना है इस तरमीम की और बिल की अहमियत से, उन्हें आगाह करना है, उन्हें अपना हम ख्याल हम नवा बनाना है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ टीमें बनती है और वो सारी सियासी जमातों के पास जाती है और जो भी ड्राफ्ट है वो उनके साथ फिर शेयर भी किया जाता है। कच्चा भी हो, चलें मान लेते हैं कि वो पहला ड्राफ्ट है या अभी प्रपोज्ड ड्राफ्ट है, कच्चा कहें या उसे मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कहें। उसके बाद उसमें उनकी राय को सामने रख के उनके मशवरे से अगर बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक हो जाता है, जो कि यही था कि भाई साल से और कई सालों से ये अदलिया इस्लाहात का एजेंडा पेंडिंग में था, चले ये किसी भी बहाने से किसी भी ज़रूरत के लिए अगर आ गया तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उस पर कोई एतराज़ था या इवन पीटीआई के जो चेयरमैन हैं गौहर अली ख़ान, वो जब बैठे थे तो वो भी कंटेंट पर जब बात हो रही थी, मंदरजात जो मोटे मोटे, तो उस पर उनका भी पूरा इत्तेफाक नज़र आ रहा था, लेकिन वो जुज़वियात सामने नहीं थी और प्रॉपर मुजव्वज़ा चूँकि ड्राफ्ट सामने नहीं था तो इसलिए बहाना था उनके पास कि भाई किसी तरह अपनी जान छुड़ा लें और मुखालफत बराए मुखालफत में वो कह दें कि इस तरमीम को हम पास नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से मैंने तो PMLN को भी कहा एक दाना दोस्त की हैसियत से कि भाई हम आपके दाना दोस्त हैं, हम ना आपके दाना दुश्मन ना नादान दो, और दाना दोस्त की बात सुननी चाहिए और उनके मशवरों पर अमल करना चाहिए। और ये सियासत यही है कि आप जब तक रीच आउट नहीं करेंगे, उनको अपने मकसद से आगे नहीं करेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। तो कच्चा ड्राफ्ट कहें या मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कहें, उस ड्राफ्ट को भी सामने रखना चाहिए, तो वो था नहीं लोगों के, तो ये उनको जो है वो थोड़ा सा उनकी शिकायत थी जो कि बजाय मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। जी फारूक साहब, क्या आपको लगता था कि ये हुकूमत इस वाक़े को जल्दी में निपटाना चाह रही है? देखिए, जल्दी भी अगर करते तो एक हफ़्ता तो था ना, पूरा एक हफ़्ता आपने ये कहा बच्चों से, प्रिंसिपल ने स्कूल के, कि भाई गर्मियों की तातीलात ख़त्म हो गई, सब बच्चे वापस आ जाए। तो मेरे ख़्याल में 100% अटेंडेंस थी, क्योंकि अपोजिशन को भी मुखालफत बराए मुखालफत के लिए अपने लोगों के नंबर चाहिए थे और उस सिचुएशन में हुकूमत की तमाम जमातें भी पूरी तरह से मौजूद थी, तो नंबर्स थे। लेकिन पूरा एक हफ़्ता जो लगा और पूरा निकला, उसमें ये काम करना चाहिए था। अगर बहुत पहले भी आप नहीं कर रहे थे कि सारी जमातें, उनके कायदीन सब इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो फिर आपके पास एक गुंजाइश नहीं बचती कि आप ये कहें कि ये एक हफ़्ता बहुत होता है मेरे ख्याल में लोगों को समझाने का, कायल करने का और लोगों तक पहुंचने का। लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई कि ये काम नहीं हो सका। हम ये समझें कि मौलाना साहब से बात हो गई है, वो तैयार हैं और वो वोट देंगे। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा देखिए बुनियादी बातें हैं, जुडिशल कमीशन पार्लियामान की बालादस्ती का तकाजा है कि उसमें सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान होने चाहिए। अच्छी बात है, लोगों ने सब ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। दूसरा था दूसरा मसवदा ये था कि एक वफाकी आइनी अदालत बनानी थी, उससे भी सब मुत्तफिक थे। ये दो नुक्ते ऐसे हैं कि जिस पर सबका इत्तेफाक था और यही बुनियादी मकसद था। बाकी बातें अगर वक्ती तौर से निकालनी भी पड़ती हम निकाल देते और ये काम हो जाता, सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। लेकिन मेरे ख्याल में वो हो नहीं सका, किसी तरह से फंबल हो गया उसमें। अच्छा फारूक भाई, अब मामलात ऐसे हैं, बिकॉज आप एमक्यूएम का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ
कि MQM इस आईनी तरमीम को कैसे देखती है, क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि भाई हम तो ये इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जा सकें। अपोजिशन ये कहती है कि गालिबन कोई पैरेलल निज़ाम लाया जा रहा है। MQM का इस पर क्या मौक़िफ़ है, वो इस आईनी तरमीम को कैसे देख रही है? जो देखिए कोर इश्यूज है ना बुनियादी, उसको मैं समझता हूँ कि कोई जमात भी उससे इख्तिलाफ नहीं कर रही। तो MQM भी इस एजेंडे में साथ है हुकूमत के, और हुकूमत की एलाई है वो तो कोई एक दो नुकात अगर थोड़े से मुश्किल भी होते तो उसको किसी तरह पैलेटेबल बना के, सॉफ्ट बना के हम उनको भी किसी तरह एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि उस पर बातचीत में, और हमारे साथ भी ड्राफ्ट इतवार की सुबह शेयर किया गया पूरे एक हफ्ते के बाद, और उसी दिन जो है वो दोपहर को शाम को जो है वो इजलास में से पास करना था। तो मेरे ख्याल में वहाँ उजलत हो गई कि शुरू का वक्त आपने जाने दिया। अगर वो वक्त आप सेव कर लेते और उसमें ये सब हो जाता तो मेरे ख्याल में मामला आसान हो जाता। तो MQM भी साथ है, आईनी तरमीम में साथ है, बाकी जमातें भी इख्तिलाफ नहीं कर रही, तो उन्हें भी थोड़ा मुतमईन किया जाता तो मसला हल हो जाता मेरे ख्याल में। और फारूक भाई ये चले, ये तो चीज़ सारी अब सामने आ गई। अब इसका तरमीम कब होगी, क्या होगी? वज़ीर आज़म साहब जो है वो अब जब वो UN जनरल काउंसिल के इजलास का आ जाएंगे फिर ये सारा मामला होगा। फारूक साहब, आप बराह रास्त आम आदमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब कराची की बात होती है, एक आम आदमी इस वक्त ये बैठ के आपसे सवाल कर रहा है कि जब आइनी मामला तो ये सारे हो जाएँ, मेरी तरफ भी देख लें, मेरी सड़कें भी ठीक कर लें, मेरे बिजली के मामला भी हल कर लें, तो अवामी मसाइल कब आएंगे पार्लियामेंट में? देखें, एक मसला तो बुनियादी इस्लाहात का था जुडिशरी में, उससे सब इत्तेफाक करते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती का तकाजा है कि जुडिशल कमीशन में सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान होने चाहिए। दूसरा मकसद ये था कि अगर हुकूमत को स्टेबिलिटी चाहिए, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ये आइनी तरमीम नागुज़ीर है, तो चलें भाई हम ने भी अपना वज़न आपके साथ आपके पलड़े में डाल दिया। अगर उसके बाद फिर हुकूमत भी अपने आप को कमिट करें, महंगाई, बेरोज़गारी, तेल, गैस, बिजली की कीमतों को कम करेंगे, गैस बिजली की लोड शेडिंग कम और ख़त्म होगी, तो अगर स्टेबिलिटी के लिए भी ये है तो चलें ओके। ये भी अगर थोड़ा सा इसमें बिटरनेस है, कड़वाहट है, तो चले ये घूंट भी पीते हैं, शायद इसके बाद मुल्क की इस्तेहकाम हो और हुकूमत को काम करने का मौका मिले। डिलीवरी और परफॉर्मेंस की तरफ जाना है तो मेरे ख्याल में इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है मेरे ख्याल में। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ के लिए कड़वा घोट और कुछ के लिए ये आब शिफा साबित हो, ये ख़त्म हो तो फिर हम अपने मसाइल सामने लाएं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे और आनी तक अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। हाँ जी सोनिया, हो जाता है एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा, और मैं कोशिश करता हूँ सुबह सुबह एक आधा शेर हो जाए। बिल्कुल, इरशाद भाई गए हैं, लेकिन शेर ये है कि मुसाफिर रह गए और सामान पहुंच गए, मुसाफिर रह गए सामान पहुंच गए, जाना था चीन जापान पहुंच गए। कुछ लग रहा है कि PIA की बात हो रही है। अरे ये तो आपने ये तो आपने डार्ट मार दिया। खैर हुआ ये, हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई कौमी एयरलाइन जो PIA है, दुनिया ऑब्वियसली दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी, इसके अपने अब मसाइल हैं। अब वो उसमें अब अनोखे नित नए चीज़ें सामने आ जाती हैं। कभी कनाडा जाने वाली जो फ़िज़ाई मेज़बान है वो वापस आते ही नहीं है, स्लिप हो जाते हैं। तैयारों की छत से पानी टपकने की वीडियो वायरल हो जाती है। और कभी ऐसा भी हुआ कि इस्लामाबाद जा रहे े लोग, वो चले गए, उनको गिलगित लैंड करना था, पता ही चला कि सामान तो पीछे रह गया। अब जो रिसेंट हुआ है वो ये हुआ है, जिसकी वीडियोज़ भी आई हैं, कि एक फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट ने फ्लाई किया गालिबन दुबई से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको पेशावर जाना था, लेकिन जब वो लैंड किया तो पेशावर वासी देख के हैरान रह गए कि हम तो कराची आ गए हैं। इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हुसैन, को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे ये तमाम तर वाक़या हुआ कैसे? अब पेशावर बाउंड फ़्लाइट कराची लैंड कर गई, कैसे हुआ ये?
जी, मैं आपको इसके ऊपर बता दूं, देखें 3-4 जो आपने पूरे मसले बताए हैं वो तीनों इकट्ठे हो गए अनफॉर्चुनेटली कि जी पहले वहाँ पे जहाज को हिट किया वहाँ की हैंडलिंग एजेंसी की गाड़ी ने, उसकी रिपेयर में थोड़ी सी देर हो गई, उसके बाद पायलट की ड्यूटी टाइम लिमिट भी थी, ड्यूरिंग फ्लाइट एक स्नैक भी आया, तो ऑब्वियसली 2-3 चीज़ें इकट्ठी हुई। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि जिस तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर ये चलाया जा रहा है, या जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ये बात गर्दिश कर रही है कि कहीं गलती से वो जहाज पेशावर की बजाय कराची ले आया, तो मॉडर्न एविएशन के अंदर इस तरह का किसी किस्म की गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि जितने मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम इस टाइम पे जहाज में लगे होते हैं, अब ऐसा हो नहीं सकता कि आपने रुख जो है वो पेशावर की तरफ मोड़ा हो और इवेंचुअली आपको कराची पहुंच के पता लगे कि आप कराची पहुंच गए। दूसरी बात यह कि आपने एक क्वेश्चन के अंदर अपना बोला था कि क्या जहाज में अनाउंसमेंट हुई थी। जहाज में बिल्कुल अनाउंसमेंट हुई थी कि वो टेक्निकल लैंडिंग कर रहे हैं वो कराची, और कराची से जहाज तब्दील होके मुसाफिरों को अगले जहाज के ऊपर रवाना कर दिया जाएगा। ये जो पूरी जो आप देख रहे थे कि ये एक अनॉयंस नजर आ रही है पैसेंजर्स की तरफ से, वो इसलिए थी कि जब उनको कहा गया कि जहाज तब्दील करना पड़ेगा, हमें जहाज चेंज करना है कराची बेस के ऊपर, तो उन्होंने उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें उतार देंगे और उसके बाद आप हमें ख्वार करेंगे, तो आप इसी जहाज को लेके जाएं आगे, और आप इसी को लेके जाएं, आप यहाँ पे अगर हम एक दफा उतर गए तो फिर हम आप आगे आप हमें पहुंचाएंगे। तो दिस क्वाइट फ्रैंकली देखें, समझने की बात यह है कि कुछ परसेप्शन बेस्ड चीजें होती हैं। कभी इस तरह की चीजें जब आती हैं बाहर, तो पैसेंजर भी पाकिस्तान का जरा थोड़ा सा अनॉयड है। जनरली आप ये देखते हैं कि इस तरह के वाकयात इंटरनेशनल एविएशन में हर जगह के ऊपर होते हैं, टेक्निकल चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो पैसेंजर की ग्रीवेंस आपको शायद हमारे मुल्क में नजर आती है ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, जो कि बहुत सारी वजह से माउंट हो रही हैं। प्लस इसके अंदर ये भी थी कि वो लोग जेन्युइनली दुबई के ऊपर उनको इंतजार की कोफ्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जहाज उनके सामने ठीक होता है। तो ये इस वजह से पूरी की पूरी चीज क्रिएट होगी। और उसके बाद एक सोशल मीडिया या ट्विटर के ऊपर एक अजीब सी पोस्ट आई कि जी जहाज गलती से पेशावर के बजाय कराची ले गया है, और वो एक पूरा एक तमस्खुर बना उसकी बात के ऊपर। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में ज्यादा थी। लेकिन समझने की बात यह है कि टेक्निकली ऐसी चीज़ें होती हैं, ये पहली लैंडिंग नहीं थी, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते हैं। जब भी कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ होगी तो पाकिस्तान के अंदर हर एयरलाइन की कोशिश होती है कि वो अपने जहाज को कराची लेके जाए, जहाँ पे इंजीनियरिंग की बहुत बेहतर सहूलियात मुयसर है। अच्छा, अगर आप उसको पेशावर या किसी और जगह ले जाएंगे तो वहाँ पे जहाज फंसने के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एग्जैक्टली टेक्निकल फॉल्ट क्या आया था, इफ यू कैन गाइड अस अबाउट दैट? देखें, पहली डिले तो ऑब्वियसली यही आई थी कि जी वहाँ पे जो जहाज को हिट किया था गाड़ी ने, जिसकी मुरम्मत के अंदर वक्त लगा। दूसरी उसके ऊपर यह आई कि एक जहाज के अंदर ड्यूरिंग फ्लाइट एक स्नैग आया, जिसकी वजह से पायलट ने यह फैसला किया कि वो जहाज को कराची की तरफ मोड़ेगा। जब जहाज कराची आ गया तो उसके बाद पायलट का ड्यूटी टाइम लिमिट भी इसके ऊपर एक्सीड कर गया। देखें, अगर जहाज कराची में है, लफ्ज इस्तेमाल करें, लेमैन को समझा सकते हैं स्नैग क्या होता है और ये इसमें टेक्निकली कितना ये चीज़ होती है? देखिए, स्नैग का मतलब ये है कि ड्यूरिंग फ्लाइट आपके जहाज के अंदर कोई एक इंडिकेशन आई कि जहाज के अंदर किसी एक हाइड्रोलिक जो सिस्टम है उसके अंदर प्रेशर जो है वो सही नहीं है। जहाज उससे कंटिन्यू करके आगे जा सकता है और वहाँ पे लैंडिंग के बाद इसके ऊपर मुरम्मत हो सकती है। लेकिन बेहतर चांस ये होता है कि चूंकि कराची हमारा बेस है, हमारा नहीं तमाम पाकिस्तान में एयरलाइंस का बड़ा बेस कराची है, तो जहाज को बेहतर है कि आप कराची ले जाएं, जहाँ पे मुरम्मत की या मेंटेनेंस की बेहतर सहूलियात मुयसर है। जब आप जहाज आप कराची लेके आए तो उसके बाद उस कप्तान की जो कि फ्लाई कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी टाइम लिमिट एक्सीड होगी, तो आप एक फटीक वाले कप्तान से जहाज आप ऑपरेट नहीं करवा सकते। तो बाय द टाइम जहाज चेंज हुआ उसी दौरान क्रू भी चेंज किया गया और नए क्रू के साथ नए जहाज और नए क्रू के साथ प्रवास को जो है वो आगे या मुसाफिरों को आगे पेशावर रवाना किया गया। जी ओके। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग जाहिर सी बात है कि हो जाते हैं, इस पर कितना इनको डिले करना पड़ा था, यानी कि इनको कितना इंतज़ार करना पड़ा था मुसाफिरों को? इसके बाद की स्टोरी ज़रा बताइए कि फिर जहाज़ चेंज करना पड़ा या उसी जहाज़ को आपने रवाना किया ठीक करके, उसमें कितना वक्त लगा ये बताइए। जी, जहाज तब्दील हुआ था कराची के ऊपर और उसको कराची लाने का मकसद भी यही था कि कराची से मुतबादिल जहाज के ऊपर कहेंगे, और कराची आने के 3 घंटे के अंदर मुसाफिरों को जहाज और क्रू दोनों तब्दील करके पेशावर रवाना किया गया। तो तकरीबन 3 घंटे की डिले है इस फ्लाइट के लैंड होने के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया तर्जुमान पीआई अब्दुल्ला हुसैन साहब, आप हमारे साथ जो तमाम तर मामला हुआ उस पर पीआई का फाइनली मौक़िफ़ अब आ गया है। लेकिन यकीनन ये चीज़ अब देखने की ज़रूरत है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात, दैट मीन्स के दिस इंडस्ट्री नीड्स एन ओवरऑल। आई वाज अबाउट टू से दिस कि ये तो चले एक चीज़ है, उसका मौक़िफ़ सामने आ गया, जो पिछले वाक़यात हुए हैं तो उसका क्या पूरी रिपोर्ट निकाल के बैठना पड़ेगा इनको? नहीं, उसको तो उसके लिए हमें फिर एक लंबा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। छोटा सा पहले ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब। अभी हम ब्रेक में बातें कर रहे थे कि हम लोग ज़रा कैफ़े शैफ़े जाते हैं तो अपनी रसीद्स हमें मिलती हैं। जब हमारा बिल कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक रसीद थमाई जाती है। अक्सर व बेशतर हम उस रसीद को मोड़ के वहीं फेंक देते हैं, डस्टबिन में देखने की तौफीक भी नहीं करते। लेकिन जब कभी चेक, आपने कभी चेक किया रसीद को? तो मैं तो उसी वक्त चेक पे सबसे पहले तो चेक करता हूँ कि जो मैंने मंगवाया है उतना लिखा है या नहीं लिखा है, वही सारी चीज़ें हैं या नहीं है। चलें इस पे तो हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी एक नया इशू आया, वो ये कि देखें मैंने खाया फ़र्ज़ करें 1000 रुपये का खाना, उस पर सर्विसेज पे लगा टैक्स, अब फ़र्ज़ करें उस पर 100 रुपये लगे, 180 रुपये लगे, वो गया हुकूमत के पास, ठीक है, नहीं गया हुकूमत के पास, नहीं जा रहा हुकूमत तो के कहाँ पास, जा रहा है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो रेस्टोरेंट्स की गालबन अपनी जेब में जा रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई और उसमें जो थे साहब, आज उनको हमने दावत भी दी है और बैरिस्टर अख्तर उनका नाम है, और बैरिस्टर अख्तर जो हैं वो वीडियो में बता रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि भाई मैंने ये जो आपको, और ये तमाम तर सार्फिन के लिए, कि जब आप जाएँ आपको वो रसीद मिले और रसीद मिलने के बाद आप उसको एक बार ज़रा स्कैन कर लें और देख लें कि मेरा और आपका पैसा जो कि टैक्स में जाना है, वो टैक्स इस्तेमाल हो या ना हो हम पे वो सेकेंडरी बात है, लेकिन क्या वो टैक्स जा भी रहा है हुकूमत के पास, वो जाएगा तो फिर हमारे पास आएगा और इस्तेमाल होगा। तो हम बैरिस्टर अख्तर हुसैन से मजीद बात कर लेते हैं। अख्तर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर यू आर वेयरिंग अ लवली सूट। ओके अख्तर साहब, अब मुझे ये बताइए, हम तो पहले ये सुनते थे, पहले तो हमने बड़ी मीडिया पे भी बड़ा ना अवेयरनेस की कि जी हमेशा से आप पक्की रसीद लें और पक्की रिसीट लें। कच्चे रसीद का मतलब होता है कि टैक्स नहीं जा रहा, पक्के का मतलब होता है कि टैक्स जा रहा है। हाँ, टैक्स तो जी जहाँ तक रेस्टोरेंट्स और यहाँ शॉप्स की बात है तो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं जा रहा टैक्स। आप कराची के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं या सबसे बड़े सुपरमार्केट में चले जाएं या सबसे बड़े कपड़ों के ब्रांड के पास चले जाएं, आप उनसे रसीदें लें और आप उनको वेरीफाई करें। अगर तो गुड्स आप ले रहे हैं, जैसे कपड़े ले रहे हैं या सुपरमार्केट से आप सामान ले रहे हैं, तो वो FBR की वेबसाइट से चेक होगा या उनका ऐप है आसान ऐप, वहाँ से चेक हो जाएगा। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं जैसे रेस्टोरेंट्स है या किसी से आप IT सर्विस ले रहे हैं, तो वो जो चेक होगा वो SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड के वेबसाइट से चेक होगा या उनकी भी ऐप है एक। अच्छा, तो होता क्या है कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, जैसे सोनिया साहिबा ने अभी बात की कि हम बिल, हमें रसीदें मिलती हैं, हम फेंक देते हैं। तो रसीद आपको क्या मिलती है, उस पर लिखा हुआ होता है बिल, प्री सेल या प्रोविजनल बिल, कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ तक सही है क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया तो बिल ही मिलेगा, लेकिन उसमें टैक्स भी होता है। 13% पहले होता था SRB का टैक्स, अब वो 15 हो गया है कैश पर और 8% हो गया है कार्ड पर। तो अगर आप उनको बताएंगे कार्ड से पे कर रहे हैं तो वो 8% चार्ज करेंगे, वरना 15% करेंगे। तो ये जो 8 और 15% है, ये टैक्स जाना चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन होता क्या है कि आपने पैसे दिए, अब पैसे के बाद उनको चाहिए कि आपको फाइनल सेल रिसीट दें, फाइनल सेल रिसीट, बिल नहीं, क्योंकि बिल रेस्टोरेंट का है, जो सेल रिसीट है वो डायरेक्टली रियल टाइम कनेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ, पॉइंट ऑफ सेल पे उनका सिस्टम POS पे कनेक्टेड है। तो जैसे ही हिट हुआ सेल, उन्होंने रिपोर्ट किया, वो उसी वक्त गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो गया कि अपना फैसल साहब ने या सोनिया साहिबा ने इतना खाया, उसका इतना टैक्स बना और उन्होंने जो टैक्स दिया ये हम आपके पास जमा कराएंगे, रिपोर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपने पे किया, आपने जैसे बताया कि मैंने तो सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो मैंने मंगाया वो आया या नहीं। मोस्टली लोग यही करते हैं। तो वो हम करने के बाद फिर बिल देकर चले जाते हैं। वो लोग, आपको उनकी ये ड्यूटी है रेस्टोरेंट्स की या किसी भी शॉप की कि वो फिर आपको फाइनल सेल रिसीट दें जिस पर QR कोड होगा, SRB इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए इनवॉइस नंबर होगा। वो जब आपको देंगे तो वो आप उसी वक्त वेबसाइट या ऐप पर चेक कर सकते हैं। FBR का तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं 9966 पर, उसमें अपना इनवॉइस नंबर जो है वो लिख के स्पेस देकर NIC नंबर अपना और उसको आप सेंड कर दें 9966 पर, तो उसमें भी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, हम चले गए
तो ये रिपोर्ट ही नहीं होती ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को। जब रिपोर्ट नहीं हुई तो गवर्नमेंट कैसे पता करेगी? अब उसको तो नहीं पता कि मैं गया था, फैसल गया था या यानी कि फाइनल सेल रिसिप्ट उन्होंने नहीं निकाली, वो बिल पे या फिर प्री सेल पे उन्होंने हमें फारिग कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हम बोलें कि हमें फाइनल सेल रिसिप्ट दें। उसके बाद एक और मसला आता है जो आपने यस, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या है। वो ये था कि इतने बड़े ब्रांड्स वो क्या करते हैं, एक ब्रांड ने तो मुझे फेक इनवॉइस नंबर दिया। नाइस जी, वो तो वेरीफाई ही नहीं हो पाया, आधे घंटे 1 घंटे बाद तक भी नहीं। दूसरे ब्रांड से जब मैंने वहीं खड़े होकर वेरीफाई करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। 15 मिनट तक हम चेक करते रहे मुख्तलिफ मोबाइल से, लेकिन जैसे ही हमने मोबाइल निकाला तो उसके बाद वो फिर वीडियो में देखेंगे कि वो वेरीफाई हो गया वीडियो में। अब तो ये भी सिस्टम स्लो हो गया होगा ना। अच्छा, सिस्टम, ये भी काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान है, स्लो है, रियल टाइम नहीं है और ये वो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है। आप जो जेन्युइन रेस्टोरेंट्स होंगे उनकी रसीद आप चेक करें, वहीं के वहीं चेक हो जाएगी। और ये रियल टाइम का मकसद ही यही होता है कि वहीं के वहीं हो जाए। अच्छा, वैसे बेस्ट साहब, ऐसे तो सैकड़ों की तादाद में लोग खाने भी खाते हैं, शॉपिंग पे भी जाते हैं और दीगर चीज़ों की ख़रीदारी भी होती है। सो इसका मतलब है कि हज़ारों या लाखों पाकिस्तानी डेली बेसिस पर इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, यानी कि हज़ारों पाकिस्तानी डेली बेसिस पर गबन का शिकार हो रहे हैं। इसका तो ये मतलब हुआ। बिल्कुल ये हो रहा है। और ये मैं वीडियो अभी बनाई है, लेकिन हर दफ़ा रेस्टोरेंट पे जाते हुए मैं लड़ता हूँ। और मैंने एक जिसकी वेरीफाई नहीं हो पाई रेस्टोरेंट की, उनसे अपने 633 रुपये वापस लिए मैंने कहा ये तुमने पे ही नहीं किए। सर हम रजिस्टर्ड हैं SRB के साथ, आप पता कर सकते हैं। मैंने कहा रजिस्टर्ड होना अलग बात है, मेरा टैक्स आपने दिया ये रिपोर्ट करना अलग बात है। ये आपको उनसे मांगना पड़ेगा। यार 20-25 साल पहले उसमें नायक फिल्म में अनिल कपूर ने बताया था हमें कि रसीदें अच्छी और पक्की। यस यस, बिल्कुल। ये चीज़ हमें आप टैक्स दे रहे हैं ना, आपका पैसा। आप ये जो शुरू में आपने सवाल किया कि आप जो है वो हमारा टैक्स का पैसा लग भी रहा है या नहीं, भाई जा भी रहा है या नहीं, ये सवाल पहले है। तो आप जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप अपनी कंफर्म्ड सेल रिसीट लेकर उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक जो है वो टैक्स जा ही नहीं रहा, तो फिर लगेगा भी कैसे। अच्छा अख्तर भाई, एक चीज़ और कि कार्ड पे इट्स 15%, जी हाँ, एंड कैश पे इट्स 8%। नहीं सॉरी, अदर वे अराउंड, इट्स अदर वे अराउंड। अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो आपको 8% टैक्स लगता है। दैट टैक्स इज GST और वैट। ये GST VAT ये दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग देते हैं। हम पाकिस्तान में इसको GST कहते हैं, वो फिर वो और दुबई में इसको VAT। तो ये जनरल सेल्स टैक्स है, राइट? जी हाँ जी। और अगर आप कैश पे करते हैं तो वो 15%। ठीक है, ये फ़र्क क्यों है भाई? एक तो चीज़ मुझे ये बताइए, कंज्यूमर के लिए जाहिर सी बात है कार्ड से ही पे करना फिर फ़ायदेमंद ज़्यादा है, ऐसा ही है, क्योंकि उसको कम टैक्स लगेगा। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान में मेरा झगड़ा हो जाता है, मैं बोलता हूँ यार दुनिया चांद पे पहुँच गई और आप कह रहे हैं कि यू कांट एक्सेप्ट कार्ड, क्यों? ये जरा मुझे इसकी साइंस बताइए। देखिए, कार्ड का मकसद होता है कि इकोनॉमी जो है वो आपकी अब रिकॉर्डेड की तरफ जा रही है। आप इकोनॉमी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इनकम के सोर्सेज ही नहीं पता, तो कार्ड से जब वो पे कर रहे होते हैं तो तब पता चल जाता है कि इतना खर्चा हो रहा है, तो इसके पास पैसे आए कहाँ? क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, बैंक ट्रांजैक्शंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर फिर लोगों को पकड़ेंगे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अच्छा, जो रेस्टोरेंट्स कार्ड्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसका मतलब ये वो भी नहीं चाहते कि उनकी जो आमदनी हो या सेल हो वो रिपोर्ट हो। ठीक है, एक तो चलें आपने खुद रिपोर्ट किया और हमने ऑडिट किया, तो जाहिर सी बात है हम बैंक अकाउंट्स चेक करेंगे आपके ना कि कितने पैसे आपकी तरफ आए जो आपने रिपोर्ट नहीं किए। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो हम कैसे चेक करें, डिपार्टमेंट कैसे चेक करे? तो इसलिए वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। ये उस इकोनॉमी को अनरिकॉर्डेड रखना चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा कार्ड से हमें फ़ायदा ये है कि एक तो कंज्यूमर को जो है वो डिस्काउंट्स भी मिल जाता है ना बैंक्स की तरफ से, डिफरेंट बैंक्स के ऊपर 20% 25% है। बिल्कुल, एक तो वो है। दूसरा ये है कि अगर हमें 8% मिल रहा है कार्ड से, तो जाहिर सी बात है 7% का डिफरेंस है। हम चाहेंगे कि हमें डिस्काउंट मिले।
अच्छा, इसमें भी फिर इन्होंने एक और, अब यहाँ पे SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड का एक प्रॉब्लम है जो मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। उनको इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है कि जी रेस्टोरेंट्स चूज़ कर सकते हैं कि वो 15% हर सेल पर लेंगे, 8% को हटा दें। अच्छा, तो ये अब समझने वाली बात ये है कि क्यों, मतलब मेरा जो सवाल बनता है, रेस्टोरेंट्स ऑप्ट क्यों करें कि वो सिर्फ 15% लें, जब आपने लॉ में हमें कंज्यूमर को ये दिया हुआ है, तो उनको ये ऑप्शन आपने क्यों दिया है? इससे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मेरा कार्ड से पे करना वाली मोटिवेशन ख़त्म हो गई, अब मैं कैश पे करूंगा तो आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते कि मेरी इनकम कितनी है, कहाँ से आई। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब रेस्टोरेंट्स चोरी ही कर रहे हैं तो 8% की जगह आप 15% कर रहे हैं। ये कानून, मैं भी टैक्स भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी लॉज भी, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का कोई SRO देखा नहीं है जहाँ पे आप जो है रेस्टोरेंट ओनर को, मोस्टली सॉरी टू से, चोर को आप ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसे कलेक्ट करो ताकि आपकी चोरी की शरह बढ़ जाए। हाँ, एब्सोल्युटली, ये मुझे समझ नहीं है। और इस पे वी हैव टू टॉक, बट थैंक यू सो मच बैरिस्टर अख्तर हुसैन, आप आए। और ये बराह रास्त कंज्यूमर का मामला है, इस पे मैं और आप जितना भी चिल्लाते रहें, जब तक आप जो कंज्यूमर हैं ये मत समझे कि वो 633 रुपये, सिर्फ 633 रुपये ही तो थे, वो चले गए तो क्या हुआ, नहीं, वो 633 हो, वो 33 रुपये हो, वो 6 रुपये हो, जिस मकसद के लिए यानी टैक्स के लिए वो है वो उसी में जाना चाहिए। और अगर नहीं जा रहे तो बीइंग अ कंज्यूमर ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस टैक्स एविजन को पकड़ें, फाइट बैक दें, ताकि कोई टैक्स एविजन जो है वो ना हो सके। फैसल, मेरे जहन में एक बात आई कि एक हम हुस्न कारकर्दगी पे दिया करते हैं तमगा इम्तियाज़, ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए तमगा फ्रॉड। वेरी और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद जो है वो जारी करेंगे। इस ब्रेक में मैं थोनिया से पूछूंगा तमगा फ्रॉड किस को देना चाहिए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। तो अब जरा शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम कोशिश करते हैं रोज़ाना एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से आपकी मुलाकात करें, तो भाई क्या इंटरेस्टिंग आज जरा बताइए। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग गेस्ट जो है वो मौजूद है। हमने जितने भी डायरेक्टर्स, राइटर्स, उनकी बातें सुनी, मूवीज़ देखी, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा हट के टॉपिक्स कुछ कम आते हैं, लेकिन आजकल जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेंट के ऊपर काम कर रही है। तो आज हमारे पास एक ऐसे मौजूद हैं, आर्टिस्ट कह सकते हैं आप उनको, राइटर, डायरेक्टर, मतलब उनके पास एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनानी शुरू भी कर दी है। यस, अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है दिस इज़ वेरी टची, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब ये इशू क्या है और वो इस को कॉन्सेप्चुलाइज करने के बाद प्री प्रोडक्शन तक ले आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस शौकत। ओवैस, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। क्या आइडिया है आपका, कैसे आपको ये जहन में आया, पहले तो आप ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली ये ना, जब मैंने स्टार्ट किया ना, मूवीज़ पे रिसर्च कर रहा था, डिफरेंट टॉपिक्स देख रहा था कि किस पे मुझे मूवी बनानी चाहिए। तो मेरे बड़े भाई हैं जो बेसिकली प्रोड्यूसर भी हैं इस मूवी के, तो मुझे आइडिया दिया कि तुम ह्यूमन राइट्स पे बनाओ, कोई ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च करो। तो मैंने कुछ चीज़ें देख रहा था कि इश्यूज़ देख रहा था, तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि ब्रिक्स किल्न पे देखो। तो मैंने रिसर्च की, डिफरेंट किल्न्स पे गया, अपने सिटी में डिफरेंट किल्न्स विजिट किए, तो मैंने उस पर रिसर्च की, इंटरव्यूज़ लिए डिफरेंट बच्चों के। तो मुझे लगा यही आइडिया परफेक्ट है, क्योंकि इस पे टॉपिक्स पहले कवर भी नहीं हुए और ये एक ऐसा इशू है जो कवर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आप ज़रा सा हमारे साथ शेयर करेंगे कि जब हमने सुना है कि आपने भट्टे पे जा के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनके साथ एक्सपोजर हुआ होगा, ऑब्वियसली एक नए तरह का कुछ एक्सपीरियंसेस किए होंगे, तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करेंगे आप? जी, डिफरेंट जब मैं भट्टों पे गया ना, तो ज़्यादातर ये हुआ कि भट्टों पे जब मैं पहुंचा ना, तो मोस्टली लोग जो थे ना इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे साथ, तो उनके साथ मैं ज़्यादातर इन क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे थे कि मतलब भट्टों पे आप लोगों से क्या काम करवाते हैं, इन पे वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मैं बच्चों के बारे में बात करता था तो वो कहते थे कि कुछ हमारे फैमिलीज़ इशू हैं, कुछ इस तरह करके कह रहे थे। लेकिन जब बात हुई ना बच्चों से मेरी, तो कुछ जगहों पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाई
तो मोस्टली वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बच्चे, जब मैं पहुंचता था ना, मेरे पास कुछ पेपर्स वगैरह थे क्योंकि मैंने इंटरव्यू वगैरह कुछ डाटा कलेक्ट करना था। तो जब मैं पहुंचता था तो वो थोड़ी देर में बच्चे साइड पे वो साइड पे कर देते, गायब कर देते बच्चों को। अच्छा, तो वैसे ये तो मसला था। वैसे तो वेस इस पे बात होती रहती है, लेकिन एक तो एक फिल्म बनना, ऊपर से एनिमेटेड, ये एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये बताएं कि एनिमेटेड मूवी का आपको कैसे ख्याल आया इस टॉपिक के साथ? ड्राइंग तो बचपन से ही मैं कर रहा था, लेकिन एनिमेशन का एक ख्वाब था कि मैं एनिमेशन कभी करूँगा। बस ये होता था पहले के मुश्किल एनिमेशन, जब मैं सुन रहा था बचपन से ही कि एनिमेशन मुश्किल होती है, इतनी ज़्यादा एक फ्रेम में 24 ड्राइंग्स करनी पड़ती है तो मुश्किल होती है। तो मैंने कहा कि यही चीज़ है कि मुश्किल चीज़ पकड़ूंगा तो ही कुछ सीख पाऊंगा ना, क्योंकि पहले चंद ड्राइंग्स कर रहा था, एक पेपर के ऊपर एक ड्राइंग करता था, लेकिन जब एक सेकंड में 24 ड्राइंग्स करूंगा और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करूंगा तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया उवैस, और आपको हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। प्लीज़ कीप अप कमिंग विद दीज सॉर्ट ऑफ आइडियाज़, इस तरह के आइडियाज़ लेके आते जाएं और कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं उसको हम जो है थोड़ा सा उससे ब्रेक अवे ले सकें। अब एक अच्छी बात यह है कि बैनुल-अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने दर्जाबंदी की नई एक फहरिस्त जारी की, उन्होंने नई रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग के तहत पाकिस्तान आलमी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है उसमें टॉप लिस्ट में उसका शुमार हो गया है। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम मामला है और अब इसमें तमाम तर जो वजारतें हैं और जो उस पर ये शेयर भी हुआ। अब इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है IT एक्सपर्ट सदफ़ असद साहिबा। सदफ़ साहिबा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये एक अच्छी बात है, साइबर सिक्योरिटी आजकल के इस दौर में जहाँ पे हम 5th जनरेशन वॉर की तरफ जा रहे हैं और हमारी तमाम तर चीज़ें फ्रॉम आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू ईच एंड एवरीथिंग वो अब जो है वो डिजिटल होती जा रही। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी में हम लीडिंग कंट्रीज़ में आ गए हैं। तो लीडिंग कंट्रीज़ में आना ये कितना पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग और टीयर 1 कंट्रीज़ में आना बहुत अच्छा इंडिकेशन है पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट में जहां ग्लोबली आजकल आपको साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी नई कंसर्न्स नज़र आएंगी। तो अच्छी बात है कि हुकूमत ने कोशिश की है, कुछ ऐसी रेगुलेशंस लाई गई हैं कि पाकिस्तान टीयर 1 कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है। इतना ही अच्छा होगा कि सिक्योरिटी के साथ साथ जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, जो IT के हवाले से जिसके बारे में कंसर्न होता है और जो दूसरे इंडिकेटर्स आते हैं उस पर भी उतनी ही तवज्जो दी जाए और सिक्योरिटी के साथ साथ उन चीज़ों के ऊपर भी अगर हुकूमत की तवज्जो हो तो दैट वुड ऑल्सो बी ग्रेट। मेरा अगला सवाल यही है कि एक जानिब हम साइबर सिक्योरिटी पे वी आर कमिंग इन द लीडिंग कंट्री, दूसरी जानिब हर दूसरा शहरी VPN के इस्तेमाल में मसरूफ़ है। इज़न्ट इट अ पैराडॉक्स? बिल्कुल, इट्स अ पैराडॉक्स। देखिए, सिक्योरिटी हमेशा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दीगर कंट्रीज़ में भी एक ऐसी चीज़ रही है जहां हुकूमतों की और जो आवाम है और जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, स्पेसिफिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़र्स हैं, वहाँ थोड़ा बहुत क्लैश आता है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी नैरेटिव सिर्फ साइबर के मामले में नहीं बल्कि जो हमारी फ़िज़िकल मोबिलिटी है, हर चीज़ के मामले में सिक्योरिटी नैरेटिव इज़ समथिंग और सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ आर समथिंग जो हमें अनफॉर्चुनेटली हमेशा ही प्रायोरिटाइज़ करना पड़ा, कभी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से, कभी जो हमारी इंटरनल टेररिज्म या दीगर जो ख़तरात लाक थे उनकी वजह से। लेकिन इस पूरे चक्कर में जो सिटीजन्स के बुनियादी हुकूक हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन तक रसाई भी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आजकल जो इशू है इकोनॉमिक एक्सेस का, जिसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, वो कहीं ना कहीं साइड लाइन और साइड ट्रैक होता जा रहा है। तो ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत नहीं कर पा रही। जो ग्लोबल इंडाइसेस भी होते हैं वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ इंडेक्सेस हैं, दिस इज़ अ साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, लेकिन इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंडेक्स भी आता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का भी इंडेक्स आता है, ई-गवर्नेंस का भी इंडेक्स आता है। तो जब तक होलिस्टिकली आप इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन में इम्प्रूव होना ओवरऑल आवाम के लिए या माशरे के लिए उस तरह से बेहतर नहीं होगा। तो वो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हुकूमत को चलना पड़ेगा जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ साथ जो दीगर कंसर्न्स हैं, माशी भी, माशरती भी, एजुकेशन के भी, इंटरटेनमेंट के भी, वो सारे साथ साथ हैंडल हो सकें प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बातें कही आपने सदफ़ साहिबा। 40 ममालिक की फहरिस्त में आ जाना कोई मामूली बात तो है नहीं। असल वजूहात जो हैं वो मतलब
मतलब हमें यहाँ तक पहुँचना हमारा कैसे मुमकिन हुआ? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि इतनी अच्छी फहरिस्त में जो है वो हम अंदर आ सके। देखिए, जो बैनुल-अक़वामी सतह है, स्पेशली जो यूएन के अंदर साइबर सिक्योरिटी के प्रोसेसेस चलते हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान हमेशा एक लीडिंग पोजीशन में रहा है। तो इंटरनली शायद क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुकूमत पे होता है कंट्रोल के हवाले से, लोगों को और आवाम को ये ज़्यादा इदराक नहीं होगा कि हमेशा से ही पिछले 20-30 साल से साइबर सिक्योरिटी के जो यूएन के अंदर मामला चल रहे हैं, वो रेजोल्यूशंस हो, वो स्टैंडर्ड सेटिंग्स हो, वहाँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट एक प्रोमिनेंट रही है कंसिस्टेंटली। सो आई एम पर्सनली नॉट सरप्राइज, क्योंकि हुकूमत ने और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने स्पेसिफिकली बहुत कोशिश की है कि इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर अपनी इनपुट्स दी जाएं, अपना एक नॉलेज बिल्डिंग की जाए। और दूसरा क्योंकि सिक्योरिटी इज़ समथिंग जहाँ पाकिस्तान के अंदर एम्फेसिस बहुत आता है, तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें मिलकर इट्स गुड कि ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनली इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि हम एक इंडेक्स में तो आ गए हैं, लेकिन इंटरनली आपको ये भी पता है कि हम एक पिछले 2-4 महीने में ही अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में सर्वेलेंस के हवाले से आपको कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस मिलेंगे। पाकिस्तान में डिवाइसेस की कॉन्फिस्केशन, लीगल लॉ इन्फोर्समेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है इन टर्म्स ऑफ डेटा, पाकिस्तान के अंदर डेटा प्रोटेक्शन। यस, एब्सोल्युटली सदर साहिबा। और विद दैट मुझे अपना एक ज़ाती प्रॉब्लम याद आ गया कि साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 तो जा सदर साहबा हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी में बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा एक ज़ाती मसला मुझे खुद भी याद आ गया कि मेरा फेसबुक और इंस्टा दोनों हैक हो गए। इसी के साथ आज के शो से दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपनी साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखें, अपने फेसबुक अकाउंट का ख्याल रखें, कहीं लॉकड इन ना भूल जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।